A very good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and our third dedicated line is 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियां हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सीधे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं एस रंगभाष्यम। Thank you, Amrish. The top stories. India's exports of marine products jumped 35% to $6.1 billion in April-December period last year. Exports of ready-to-eat products also rise 24% to $1 billion in the April-October period of this fiscal. And foreign investors pull out over 28,000 crore rupees from the Indian equity markets so far in January. देश का समुद्री उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष अप्रैल से दिसंबर की अवधि में 35% बढ़कर 6 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गया। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भारत का रेडी टू ईट उत्पादों का निर्यात 24% बढ़कर 1 अरब डॉलर तक पहुंच गया और विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों से जनवरी में अब तक 28,000 करोड़ रुपए से अधिक निकाले। Well, now for all the details, let's start off with foreign trade. India's exports of marine products jumped 35% to $6.1 billion during the April-December 2021 period in comparison to the year 2020. In December 2021, the exports grew 28% to $720.5 million, the Commerce Ministry said in a release. Frozen shrimps constituted the most in India's marine products exports item with 74% share in value terms. It said the top 5 export destinations included USA, China, Japan, Vietnam and Thailand. In a separate statement, the ministry also said that India's exports of final consumer food products such as ready-to-eat, ready-to-cook and ready-to-serve also jumped 23% to over $1 billion in the April-October period of this fiscal compared to $823 million in the same period of 2020-21. India exported these products worth $2.1 billion in 2020-21. The products covered under the ready-to-eat category included biscuits and confectionery, jaggery, breakfast cereals, wafers, पान मसाला एंड बीटल। और इस बीच मुंबई से हमारे श्रोता सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे इंडेक्स फंड के बारे में पूछना है। जी सर ने बताया था कि उसमें एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर देखना जरूरी होता है। जी तो जितने भी इंडेक्स फंड्स है उसका सबका कंसोलिडेट डेटा कहीं पे मिल सकता है क्या किसी साइट पे? जी हाँ, हमारी साइट पे आपको लार्ज, हालांकि मेरी वेबसाइट पे भी valuesearchonline.com पे भी इंडेक्स फंड करके अलग कैटेगरी नहीं बना हुआ है, क्योंकि इंडेक्स फंड अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर इंडेक्स फंड आपको लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में आपको इंडेक्स फंड का एक स्नैपशॉट पेज मिलेगा
यहाँ पे अधिकतर जानकारी आपको मिल जाएगी। Right. Let's go across to Ila Shah from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. हेलो। Yeah, madam. Welcome to the program. यस, मार्केट मंत्र टीम और धीरेन्द्र जी को नमस्कार। मैंने एक AIF किया था जो मैंने दिसंबर में रीडीम किया, फिर मैंने उनसे अकाउंट स्टेटमेंट मांगा और टैक्स डिडक्ट करके मुझे पैसा मिला है, तो टैक्स सर्टिफिकेट भी मांगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक पूल अकाउंट होता है और इसका हम आपको इंडिविजुअली कुछ नहीं दे सकते हैं। तो अभी मुझे मेरे CA को देने के लिए मैं उनसे कैसे क्या मांग सकती हूँ? नहीं, जो उनका कहना है वो ठीक, उसके बावजूद वो आपको जो टैक्स कटा है उसका सर्टिफिकेट आपको उनको उपलब्ध कराना चाहिए और इसकी आप दोबारा उनसे मांग करें। और दिल्ली से हमारे श्रोता राजेंद्र लाइन पे हैं। राजेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते जनाब, एक SIP करना है 2000 रुपये महीने का 20 साल के बच्चे के लिए, कोई मल्टी कैप और कोई बैलेंस फंड बताइए। दोनों कैटेगरी काफी मेन स्ट्रीम कैटेगरी है और ढेर सारे विकल्प यहाँ पे उपलब्ध है। अगर मुझे कुछ गिनाना हो तो ABFL का फ्लेक्सी कैप या एक्सिस का फ्लेक्सी कैप या मेरा एसेट का फोकस्ड फंड, जिसमें और इनमें से किसी अधिकतर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, लेकिन पराग पारिक में शायद आज इसका ट्रांजैक्शन बंद होने वाला है क्योंकि विदेशी बाजार में इसमें कोई पाबंदी लगने वाली है इस वजह से। और अगर मुझे कोई कंजर्वेटिव फंड गिनाना हो तो जो मेरा एसेट का हाइब्रिड इक्विटी या SBI का हाइब्रिड इक्विटी, ये कुछ अच्छे विकल्प होंगे। Okay, fine. Let's go across to Bhubaneswar, where we have BP Upadhyay joining us on the program. Good evening, Mr. Upadhyay. गुड इवनिंग टू यू। Yeah, go ahead. Put your question. धीरेन्द्र जी से क्वेश्चन है मेरा जी। मैं आजकल जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स लेता हूँ वो डायरेक्ट लेता हूँ विदाउट इन्वॉल्विंग एजेंट जी, लेकिन मैं देखता हूँ यूनिट अलॉट होने के बाद जब स्टेटमेंट देखता हूँ तो मेरे पुराने एजेंट का नाम उसमें अपने आप आ जाता है। मैंने L&T कैंसॉल नहीं तो बात किया, वो लोग तो कुछ जवाब ठीक से दे ही नहीं पा रहे हैं। अननेसेसरी मेरा थोड़ा सा पैसा एजेंट को जा रहा है जबकि मैं डायरेक्ट खरीदता हूँ, बताइए क्या करें? अगर आप उसी फोलियो में और आप खरीद रहे हैं, सबसे पहले तो आप देखिए कि आप जो नया पैसा लगा रहे हैं, भले ही उसमें आपके एजेंट का नाम लिखा हो, लेकिन जो नया फंड जो पैसा लगा रहे हैं वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट हो रहा है या रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट हो रहा है। ऐसा संभव है कि उसी फोलियो में जो आपका पुराना फोलियो चल रहा है, जिसमें आपने पुराने एजेंट के जरिए आपने निवेश किया था, उसमें भी संभव है कि आप नया इन्वेस्टमेंट करें, स्पेसिफाई करें कि आप डायरेक्ट प्लान में पैसा लगा रहे हैं और डायरेक्ट का ही अलॉटमेंट हो। लेकिन और अगर डायरेक्ट प्लान में आपके एजेंट का डायरेक्ट प्लान में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप देखिए कि उसका NAV क्या है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का NAV अलग अलग है और आपके स्टेटमेंट में किस फंड में गया है, वो डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है, ये बहुत ही सफाई से लिखा होगा। अगर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट हो रहा है और आपके म्यूचुअल फंड एजेंट का उसमें नाम भी है, तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, आपका पैसा डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपना निवेश उसमें बंद करें, नए फोलियो में नए तरीके से आप इन्वेस्ट करें, इंडिपेंडेंटली इस फोलियो को जोड़े बिना, और तब जाकर के आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में होगा। और विजयवाड़ा से हमारे श्रोता सुदीप लाइन पे हैं। सुदीप नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? या सर, वेरी गुड इवनिंग सर, तुम्हारी मार्केट मंत्रा टीम। सर, माय क्वेश्चन इज what is the difference between direct plan and normal plan in mutual fund, sir, by selecting them? And how can I know whether they are direct or normal plans, regular plans? I'm using a Religare Broking Limited, sir, in order to trade mutual funds. And tell me about commissions and how much commissions are usually the brokerages charges on it. And yes, sir, that's all. Okay, fine. Direct plans is a variant of the same mutual fund where you buy directly and there is no commission paid to any intermediary.
Whereas when you invest in a regular plan, you are investing through an intermediary. It could be a bank, it could be a mutual fund agent, it could be another distributor, and the expenses of mutual fund regular plans are higher because it takes into account. It also adds the commission which will be paid to him. The commission paid to the difference in expense of the direct plan and the regular plan is exactly as much as the commission paid on a per unit basis to the intermediary. So if an intermediary is getting high commission, there is a possibility that the direct plan expenses will be substantially lower, and that is the case in many situations where the direct plan expenses are much lower than regular plans. In those cases, in those funds, the fund company actually pays a higher commission that results in a lower expense ratio for the direct plan. Now, how much is the commission usually paid? It can vary, and it can vary for different categories. It can vary for different funds as well. Normally, for an equity fund or a hybrid or a balanced fund, it ranges between anywhere between 0.5% to about 1%. There is a difference between the two. Okay, fine. Let's go across to Vinod from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. हेलो, तो सर मेरी तरफ से पूरी टीम को नमस्कार। नमस्कार जी सर। मैं वीरेंद्र जी से पिछली बार एक क्वेश्चन किया था और वो मैं रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुनता हूँ, तो पिछली बार मैं सुन नहीं पाया था किसी वजह से। 23rd का प्रोग्राम आप लोड नहीं कर पाए थे उस पर। कोई बात नहीं, बताइए अपना सवाल पूछिए। तो प्लीज आप दोबारा से उसको आंसर को रिपीट करें। मेरा सवाल था सर कि मैं पिछले 7-8 साल से म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा गोल था एक घर को बाय करना जी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जितना दूर मैं अपने गोल से उस टाइम था, अभी भी अपने आपको उस गोल से इतने दूर पा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में कहाँ और क्या बदलाव करना चाहिए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि धीरेन्द्र सर कहते हैं कि हम जिसको जानकारी नहीं है, टाइम नहीं है, उनको डायरेक्ट इक्विटी से बचना चाहिए जी। और लेकिन जो ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं कि जो ये भी नहीं चुनाव कर पाते कि अच्छा फंड में कब चेंज करना चाहिए या उसको समय समय पे कब स्विच करना चाहिए, तो उसके लिए सर की क्या सलाह है? थैंक यू। यस, एक तो आपका पहला सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक तो कि आपने मकान का जो टारगेट रखा था और उस मकान का दाम बढ़ गया है, उसमें आपका निवेश खास मदद नहीं करेगा। उसमें जरूरी चीज ये है कि अपने गोल को थोड़ा रियलिस्टिक करिए और अपने बचत को बढ़ाइए, अपने निवेश को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप उस समय भी दूर था और आज भी दूर है, तो यही दो उसका समाधान तो इसी में है कि आप थोड़ा ज्यादा पैसा निवेश करें और थोड़े छोटे स्केल का घर खरीदने के लिए आप रिकल करने की तैयारी रखें। और जो बहुत सारे लोग जो कि मैं बोलता हूँ कि जो जिनके पास समय नहीं है और वो खुद चुनाव नहीं कर सकते हैं या एक अच्छा टेम्परामेंट भी नहीं है, अगर उनको क्योंकि निवेश के लिए वो भी एक बहुत जरूरी अनिवार्य चीज है, बल्कि कि आप टेम्परामेंटली कॉन्फिगर्ड हो, कि आप गिरते बाजार को झेल पाएं और समय उस प्रेशर को, बेचने के प्रेशर को आप विथस्टैंड कर पाएं, डाइवर्सिफाई कर पाएं, अच्छे कंपनी का चुनाव कर पाएं। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आप एक म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं। अगर आपने ये गेस करना कि बेहतरीन म्यूचुअल फंड कौन सा होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है, किसी के लिए भी मुश्किल काम है। लेकिन एक अबव एवरेज फंड होगा या एक एवरेज फंड भी होगा, ये चुनना बहुत आसान काम है। बल्कि अगर कुछ नहीं होता है तो एक इंडेक्स फंड का चुनाव करें। कम से कम आप निश्चिंत होंगे कि आपका पैसा है किस अनुपात में किस तरह की कंपनियों में लग रहा है। और इंडेक्स में भी समय के साथ बदलाव होता रहता है। ये सोचना कि इंडेक्स फंड बिल्कुल पैसिव है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड में भी बदलाव आता है और वो बदलाव काफी इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। तो अगर आप एक अच्छा फंड का चुनाव नहीं कर सकते, और म्यूचुअल फंड में इक्विटी से फायदा उठाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा बेहतरीन फंड ही हो। बेहतरीन वो फंड अच्छा हो जब आप निवेश कर पाएंगे, और ये गेस कर पाना बड़ा मुश्किल है। रेगुलरिटी से पैसा लगाना मुझे लगता है निवेशकों के लिए ये ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है उनके वेल ऑफ होने के लिए, वेल ऑफ होने में या उनका निवेश से फायदा उठाने में। तो नियमित रूप से पैसा लगाएं, कुछ नहीं कर पाते हैं तो एक इंडेक्स फंड का चुनाव करें, और यहाँ पे बिना किसी खास विचार के आप इसका चुनाव आराम से कर सकते हैं।
और भिलाई से हमारे श्रोता रवि नारायण लाइन पे हैं। रवि जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार मार्केट मंत्रा रंगबाशम जी, वेटरन फाइनेंस मैन, उनको भी मेरा नमस्कार। और थैंक यू सो मच सर। जी मेरा सवाल ये है कि मेरा एक्चुअली ये फॉलो अप क्वेश्चन है, एक बार पहले भी मैंने पूछा था, ये थोड़ा एकेडमिक क्वेश्चन है जी, कि हमारा जो मार्केट इंडिसेस हैं जो 60,000 और 18,000, तो मैंने पूछा था कि इसमें जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनका योगदान क्या है करके, तो करीब 58% करीब बताए थे मुझे। तो मैं मान लेता हूँ 60% है। तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि रिटेल डिपॉजिटर्स जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका 40% है? और यदि ये सही है तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो प्रोपोर्शन है वो कभी हम नियर फ्यूचर में या डिस्टेंट फ्यूचर में 60 और 40 मतलब 60 रिटेल और 40 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बाकी जो दिगर जो है वो उनका कम हो जाए प्रोपोर्शन और हमारा ज्यादा हो जाए, ऐसा कोई संभावना है क्या? ओके राइट, धीरेन्द्र जी। नहीं, मुझे लगता है आप ये नंबर्स के बारे में ये मेरे आंकड़े नहीं है। मेरा जहां तक अंदाज ही नहीं, बल्कि जहां मैं ये एक मॉडेस्ट लेवल का अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन ये एक्चुअल से काफी नजदीक होगा कि अभी भी अधिकतर भारतीय कंपनियों में प्रोमोटर का स्टेक सबसे बड़ा है। 40-50% करीब स्टेक अधिकतर कंपनियों में, कुछ कंपनी को, 4-5 बैंकों को छोड़ करके और कुछ भारत में प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है उनको छोड़ करके वहां पे प्रोमोटर्स का स्टेक 50% के करीब है। बाकी जो बचा हुआ ओनरशिप है बड़ी कंपनियों का या मिड साइज कंपनियों का, उसमें करीब 20-25%, मतलब 1/4, 1/4 अगर आप ओवरऑल का लें तो वो विदेशी निवेशकों के पास है, और बाकी पैसा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, चाहे वो इंडिविजुअल हो या किसी संस्था के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए भी जो लगा हुआ पैसा है, वो मैं मानता हूं कि वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का ही पैसा है, इनडायरेक्टली लगा हुआ है। या अगर आप, और वो अक्सर वो काफी स्टेबल पैसा होता है विदेशी निवेशकों की तुलना में भी। और अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पेंशन सिस्टम, इन सब का निवेश भी अब इक्विटी बाजार में खासा लगने लग गया है। तो अगर उसको देखें तो ये बचा हुआ तो 1/4, 1/4 पैसा विदेशी निवेशकों का है, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा है उसमें मुझे लगता है करीब आधा या करीब 10% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का होगा, और बाकी पैसा इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस के जरिए लगा होगा। राइट। और जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर, एक सैमको म्यूचुअल फंड एक नया आया है, टेलीविजन पर इसका देखते हैं एडवर्टीजमेंट, तो थोड़ा सा बताएं सैमको के कुछ बारे में अगर जानते हो तो। और दूसरा सर कि जैसे फॉरेन मार्केट में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे नेस्डेक है, हैंगसेंग है, तो कौन सा म्यूचुअल फंड में जाए, मतलब ये जी। नई फंड कंपनी है, इसकी शुरुआत हुई है, और देखा जाए कि ये कैसा होता है इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। ये पहला एक फ्लेक्सी कैप फंड की शुरुआत हो रही है, और देखना होगा कि ये क्या करती है। इस कंपनी ने ब्रीफ किया है कि ये खास तरीके से क्या करेगी, लेकिन वो एक साबित तो तभी होगा जब थोड़ा समय बीत जाता है, जब पोर्टफोलियो दिखेगा। और इस कैटेगरी में बहुत भीड़ है और बहुत सारे अच्छे विकल्प निवेशकों के पास है। तो निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी का शुरुआत होना और नए फंड का लॉन्च होना, ये म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए अनिवार्य है। हर एक निवेशक के लिए उसमें निवेश करना अनिवार्य नहीं है। इस फंड को कुछ प्रूव कर लेने दीजिए, उसके बाद पैसा लगाइएगा। और ये जो विदेशी बाजार में लगाने का जो के जितने सारे विकल्प हैं, नैस्डैक है, बैंक प्लस है, S&P 500 है, या S&P 500 के टॉप 50, ये एक अलग फंड है। ये बहुत सारे फंड की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी अचानक बहुत सारे फंड्स ने पैसा लेना बंद कर दिया है, और काफी रफ्तार से ये बंद होते जा रहे हैं। तो अभी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फंड अभी पैसा लेने को तैयार है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए एक सीमा है कि वो $7 बिलियन से ज्यादा का निवेश भी भारतीय फंड्स का विदेश में नहीं लग सकता है। ये RBI के द्वारा लगाया हुआ ये एक सीलिंग था, और ये भारतीय फंड के जरिए जो विदेशी बाजार में लगाया हुआ पैसा है, ये सीलिंग के नजदीक पहुंच रहा है, जिस वजह से ये रुकावट लग रही है। किसी भी निवेश एक अच्छा डाइवर्सिफाइड एक्टिवली मैनेज फंड में भी आप पैसा लगा सकते हैं,
लेकिन ये विकल्प अभी बहुत रफ्तार से कम हो रहे हैं. जो खुला है उसमें से किसी इंडेक्स फंड में जरूर पैसा लगाए. Right. We have Murli joining us from Delhi on the phone line. But before we take his call, let's take a look at the foreign portfolio investors. विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों से जनवरी में अब तक 28,200 करोड़ रुपए निकाल लिए. अमेरिकी फेड द्वारा इस वर्ष ब्याज दरों में बढ़ोतरी का संकेत मिलने के बाद ऐसा हुआ. डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 3 से 28 जनवरी के बीच इक्विटी बाजारों से 28,243 करोड़ रुपए निकाले, जबकि डेट बाजार से 2,210 करोड़ रुपए डाले. इस तरह इस वर्ष के पहले महीने में भारतीय पूंजी बाजारों से कुल 24,337 करोड़ रुपए की निकासी हुई. पिछले वर्ष के आखिरी 3 महीनों में भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजारों से लगातार निकासी की थी. दिसंबर में 30,000 करोड़ रुपए, नवंबर में 2,500 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 12,700 करोड़ रुपए निकाले गए थे. We have Murli joining us from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening, Dhirender. I have a question on debt fund. I have some banking and PSU debt funds, 2 or 3. So the question is, with the interest rate increasing, yield is going to come down. My question is, should I continue with this? Because I have completed 2 years. There's 1 more year. Should I redeem and move to other debt fund, or should I continue for next 1 year because of the interest rate increase and the yield reduction? That's my concern. Yeah, your concern is if when interest rates go up, the bond prices do fall in value as the price come down, and these funds will also suffer to that extent. But depends, the scale of decline in the value of a debt fund is entirely a function of how long the maturity of the funds, of the bonds held by the fund. So look at the maturity profile of the funds. Maybe these funds have prepared themselves with lower maturity corporate bonds, the PSU bonds and others. And if it actually is going to mature, if they have prepared for that, just check in the offering, check in the fact sheet of the funds. If it is not too long, then maybe it should be held, because I think it will be very valuable to have the tax break, the indexation benefit if it is held for 3 years. So that it should be dependent on the maturity profile of the bonds held by the fund. If it is too long, get out of them. दिल्ली से हमारे श्रोता प्रदीप लाइन पे हैं. प्रदीप नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम, प्रदीप बोल रहा हूँ दिल्ली से. जी सर, मैं 10,000 पर मंथ अपनी बेटी की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ 5 साल के लिए, और मेरी SIP पहले ही मेरी कंटिन्यू है 10,000 पर मंथ. वो मैंने हालांकि 2-3 साल पहले ही स्टार्ट किए हैं. तो मुझे सर कोई अच्छा फंड बता दीजिए, और क्या ये सुकन्या से बढ़िया रहेगा क्या, ये मुझे ये भी बता दीजिए सर. और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या मैं अपनी वाइफ के अकाउंट में कुछ पैसे हर महीने ट्रांसफर करके SIP ले सकता हूँ क्या? यस जी हाँ, दूसरा सवाल बहुत आसान है कि हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं, और इसका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन भी नहीं होगा. अगर आपका ये कमाया हुआ पैसा जिससे आप टैक्स पे कर चुके हैं, तो आप परिवार में किसी को गिफ्ट देना, उसका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होता. तो बिल्कुल उनके जरिए भी ये SIP हो सकता है. और इससे एक फायदा भी हो सकता है कि आप भविष्य में जब कभी भी आप पैसा रियलाइज करेंगे तो दोनों आदमी के खाते में 1-1 लाख रुपए का सालाना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट जो है वो मिल सकता है. तो 2 आदमी मिलाकर के वो 2 लाख रुपए का सालाना की आपकी छूट हो जाती है. और मुझे उम्मीद है कि एक हाइब्रिड फंड या इक्विटी इनकम फंड सुकन्या समृद्धि योजना से बेहतर रिटर्न दे सकता है. लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना का खास फायदा क्या है कि वहां पे अभी आपको अधिकतम रिटर्न शायद 6.7% मिल रहा है, और वो गारंटीड है. और लेकिन मुझे उम्मीद है कि it's probably 7.6%. सॉरी 7.6%, सॉरी. और लेकिन वो गारंटीड है. और ये खास बात ये है कि मुझे उम्मीद है कि 5 साल में अगर आप ये रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे शायद बेहतर रिटर्न मिले. लेकिन ये 5 साल की अवधि, ये बहुत लंबी अवधि भी नहीं है.
इसलिए अगर आप निश्चित आमदनी चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर विकल्प होगा. Right. Let's go across to Mumbai, where we have Ramesh joining us on the program. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, sir. Please, number one, was there any program of Mr. Dhirendra on 23rd? Because the recording is not available on market. This one, Mr. Ramesh, Mr. Ramesh, we will check if it is there on the server, and it will surely be uploaded and the link enabled. And there was very much a program. My question is regarding Parag Parikh. Now, Mr. Dhirendra said, they have some restriction of foreign investment. Now, do we get affected, or should we now switch over to some other equivalent fund? Or we should continue with this fund, the SIPs? Yes. No, carry on with your SIP. No problem. The problem is that, they have stopped taking bulk money there. And I don't know what exactly is the rule, but as of now, they have stopped taking, I think, one existing SIP and STP will continue. But they have stopped taking bulk money, and that will stop from 1st of February. And as far as your investment, which is already invested, that is concerned, there is absolutely no problem there. गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं. गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. नमस्ते सर, ये मार्केट अभी थोड़ा करेक्ट हुआ है, तो जैसे सुन रहे हैं FII ने पैसे निकाला, तो क्या मुझे अभी टॉपअप करना है, तो क्या मैं ब्लू चिप या लार्ज कैप कंपनी में टॉपअप करूं नेक्स्ट 15 दिन 1 महीने में, तो क्या वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्या, और ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ना है, फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं. दूसरा सवाल, 1 लाख रुपए हर साल के मिला के मेरे को 5 साल में 5 लाख रुपए वो मिलेंगे क्या सर, जो इक्विटी पे बेनिफिट है 10 साल में, जो लॉन्ग टर्म के लिए कोई बेनिफिट होता है या नहीं, हर साल करके वाले को नहीं मिलेगा, हम 10 साल बाद रखने वाले को 10 लाख नहीं मिलेंगे इक्विटी में जो कैपिटल गेन हुआ उसका. जी हाँ, अभी जो हमारे यहाँ कैपिटल का जो नियम है उसका फायदा आपको केवल एक ही बार मिलता है. अब हर साल अगर आप अपना कुछ पैसा निकाल के दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं और 1 लाख रुपए का अगर आपको कैपिटल गेन्स हुआ है तो उससे आपको उस साल छूट मिल जाएगी. अगर आप 10 साल तक इंतजार करते हैं तो कि उस समय आपके पूरे मुनाफे का 1 लाख रुपए पे ही छूट मिलेगा, बाकी पे नहीं मिलेगा. तो निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है कि वो अपना पैसा निकाले और दोबारा लगा दे जब जब उनके पास मुनाफा हो, हर फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक. लेकिन तो ये एक एनॉमली है हमारे यहाँ, और किसी भी तरह के इंडेक्सेशन की छूट या सुविधा निवेशकों को नहीं दी गई है. और आप परफेक्टली टाइम करें या नहीं करें, मुझे लगता है कि एक कोई भी मेथोडिकल प्लान बना लीजिए. वीकली बेसिस पे आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है 4-6 महीने, क्योंकि एक बड़ी समस्या होती है कि जब बाजार गिर जाता है तो डर के मारे हम पैसा नहीं लगाते, और बाजार बढ़ जाता है तो हम सोचते हैं कि अब फिर दोबारा गिरेगा तब लगाएंगे. इसलिए कोई भी प्लान बनाइए, उस पर कायम रखिए और कायम रहिए, और अगले 4 सप्ताह 6 सप्ताह या 2-3 महीने में भी जो पैसा लगाना है उसमें अपना लगाने का इसको ऑटोमेट कर दीजिए ताकि निश्चित तौर पे पैसा लग जाए. जी धीरेन्द्र जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद. धन्यवाद आपका. And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we wind up, a quick look at the top stories. India's exports of marine products jumped 35% to $6.1 billion in April-December period last year. Exports of ready-to-eat products also rise 24% to $1 billion in April-October period of this fiscal. And foreign investors pull out over 28,000 crore rupees from Indian equity markets so far in January. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.